एक सीकर ने प्रश्न पूछा है, मेरी समस्या है हर पल नार्सिसिस्ट के बारे में सोचते रहना। मेरी ये ओवर थिंकिंग न सिर्फ हर पल रहती है, बल्कि ये बहुत ही दर्दनाक है, दर्द से भरी रहती है, दुख से भरी रहती है। ऐसे में क्या कोई सोल्यूशन है? देखिए, अगर हमारे पास कोई ऐसा स्विच होता है, जिस स्विच को अगर हम दबा देते और हमारी ओवर थिंकिंग बंद हो जाती, तो हमारी कोई समस्या ही नहीं होती, चाहे हमारे सामने नार्सिसिस्ट हो, चाहे कोई भी हो, क्योंकि हम अपना माइंड को स्विच ऑफ कर लेते और आराम से रहते। तो हमारी जो बेसिक प्रॉब्लम है वो ओवर थिंकिंग ही है, और कोई और दूसरी प्रॉब्लम नहीं है हमारी। तो क्या हम इस, जैसा आपने प्रश्न पूछा है कि ओवर थिंकिंग हमेशा चलती रहती है और क्या इसका कोई सोल्यूशन है, तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आप काफ़ी कुछ कर सकते हैं अगर आप प्रयास करें तो। और मैं कुछ ये 4 टिप्स दे रहा हूँ आपको, इन 4 टिप्स को आप फॉलो करें तो आप ओवर थिंकिंग को रोक सकते हैं। जो पहली टिप है वो ये है कि पहले हमें थोड़ा-सा अपने माइंड को समझना होगा कि माइंड हमारा कैसे काम करता है। देखिए, जब नार्सिसिस्ट हमको कोई चोट देता है, तो हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है, वो एक तरीके की जितनी चोटें हैं उनको क्लब कर देता है, उनको जोड़ देता है आपस में और एक कंबाइंड फीलिंग बना देता है और उस कंबाइंड फीलिंग को हम कह सकते हैं, कंबाइंड दुख या दर्द की फीलिंग बना देता है, उसे हम कह सकते हैं एविल फीलिंग। तो ये एविल फीलिंग्स बहुत ज़्यादा नहीं होती हैं, कुछ ही एविल फीलिंग्स हमारे अंदर होती हैं। लेकिन जब ये एविल फीलिंग्स आती हैं, तो ये जो है हमारी सारी शक्ति को छीन लेती हैं। हमारे अंदर जो भी एनर्जी है, उसका उसका पूरा रिजर्वायर है, उसको नष्ट कर देती हैं और हम पूरा ड्रेन्ड महसूस करते हैं बुरी तरीके से। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि हम अपनी इन एविल फीलिंग्स को पहचानें। जैसा कि मैंने अभी आपको ये कहा कि एविल फीलिंग्स बहुत ज़्यादा संख्या में नहीं होती हैं, कुछ ही एविल फीलिंग्स होती हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आप अगर चाहें तो आप इनको रिकॉर्ड कर सकते हैं, इनका एक सेल्फी ले सकते हैं जब ये आएँ। तो जब आप इनका एक स्नैपशॉट ले लेंगे और इनका एक एल्बम बना लेंगे कि ये किस तरीके की फीलिंग्स हैं, इसके इमोशनल टेस्ट को पहचान लेंगे, तो फिर जब ये एविल फीलिंग्स आएँगी तो आप इन एविल फीलिंग्स के साथ नहीं जाएँगे। आप समझ जाएँगे कि ये एविल फीलिंग आ गई है और एविल फीलिंग मेरी ये एविल फीलिंग यूज़लेस है और ये एविल फीलिंग हार्मफुल है और मुझे इसके साथ नहीं जाना है। ये मुझे वेट करना है कि ये एविल फीलिंग चली जाए। तो आप अपने चित्त को रोके रहेंगे, चित्त एविल फीलिंग के साथ चला जाएगा अगर आप नहीं चित्त को रोकते हैं तो। तो चित्त को इस तरीके से रोके रहना ताकि वो एविल फीलिंग के साथ ना जाए, फीलिंग को आते-जाते देखना, इसे हम कहते हैं साक्षी भाव। तो इस विटनेसिंग सिचुएशन के साथ आप देखेंगे, उसको विटनेस करेंगे सिर्फ साक्षी की तरीके से और फीलिंग के जाने का इंतजार करेंगे। तो ये एविल फीलिंग थोड़ी देर में चली जाएगी। अगर आप ये ठीक से समझ गए हैं कि ये एविल फीलिंग यूजलेस और हार्मफुल दोनों है। ये यूजलेस क्यों है? क्योंकि ये आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करती। और ये हार्मफुल क्यों है? क्योंकि ये आपकी सारी एनर्जी लेके चली जाती है। लेकिन यहाँ पे लोगों के दिमाग में एक डाउट आता है कि एविल फीलिंग एक मैसेज तो लेके आती ही है कि हमें क्या करना चाहिए। तो मैं आपको इसके मैसेज के बारे में बताना चाहूंगा कि ये मैसेज भी झूठ है। क्योंकि ये मैसेज जो है आउट ऑफ प्रोपोर्शन रहता है हमेशा। इसका जो वेटेज है वो आउट ऑफ डिसप्रोपोर्शनेट वेटेज है। जितनी इंटेंसिटी में बात को बताना चाहिए उससे बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के एविल फीलिंग बात बताती है। क्यों? क्योंकि वो सारी नेगेटिव घटनाओं को एक साथ अरेंज करके एक मैसेज देती है। तो जबकि जीवन एक्चुअली कैसा है? जीवन एक्चुअली एविल सिर्फ घटनाओं से मिलकर के नहीं बना है, सिर्फ बैड घटनाओं से मिलकर के जीवन नहीं बना है, बुरी घटनाओं से मिलकर के नहीं बना है। जीवन में तो अच्छी बुरी दोनों तरीके की घटनाएं हैं। तो जीवन में भी मैसेज मिलता है, लेकिन जीवन का मैसेज उतना स्ट्रांग और उतना ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं होता। लेकिन ये एविल फीलिंग हमें बिल्कुल ब्लैक एंड व्हाइट में मैसेज देती है कि इसको पीटो, इसको मारो, इसको ऐसा करो, उसको ऐसा करो। ब्लैक एंड व्हाइट में एकदम मैसेज देती है। क्यों ब्लैक एंड व्हाइट में देती है? क्योंकि जैसा जीवन के विपरीत ये क्या करती है, सारी नेगेटिव जो घटनाएं हैं उसको एक में अरेंज करके उसके इमोशनल टेस्ट से मैसेज आपको देती है। तो जबकि जीवन में, जैसा मैंने अभी आपको बताया कि हर तरीके की घटनाएं हैं, इसलिए हर तरीके की फीलिंग्स का मिक्सचर जीवन है।
लेकिन एविल फीलिंग ऐसा नहीं करती है, वो ब्लैक एंड व्हाइट में चीज़ों को देखती है। तो इसलिए एविल फीलिंग का मैसेज जो है, हो सकता है कि आपको लगे कि वो यूज़फुल है, लेकिन वो एक्चुअली डिस्प्रोपोर्शनेट होता है। जितना ज़रूरी है उससे बहुत ज़्यादा बढ़ा-चढ़ा करके परिस्थिति को बताता है। इसलिए वो हमारे अंदर चिंता पैदा कर देता है, या दूसरे लोग वैसा नहीं सोच रहे होते हैं, लेकिन हम एविल फीलिंग की वजह से ऐसा समझने लग जाते हैं कि वो हमारे खिलाफ बहुत बुरे हैं और वो हम सब हमारे खिलाफ हैं। इसलिए एविल फीलिंग के मैसेज को भी ट्रस्ट करने वाला नहीं है। और अगर आप एक क्षण के लिए मान भी लें कि आप एविल फीलिंग के मैसेज को ट्रस्ट करना चाहते हैं या करना ज़रूरी है आपके लिए, तो अभी उसके लिए ये कोई ज़रूरी थोड़ी है कि आप मैसेज सिर्फ इंटेलेक्चुअल माइंड से ले लीजिए। उसके लिए अपनी एनर्जी को आप पूरा वेस्ट कर दें, अपने स्वास्थ्य को वेस्ट कर दें, ये कोई ज़रूरी थोड़ी है। तो आप याद रखिए कि एविल फीलिंग का जो मैसेज होता है वो हमेशा डिस्प्रोपोर्शनेट होता है। हाफ ट्रूथ इज ए लाई। तो वो चूंकि डिस्प्रोपोर्शनेट होता है, इसलिए हम उसको सच नहीं मान सकते, वो एक झूठ है। और वो हमारे लिए हमारी एनर्जी को वेस्ट कर देता है पूरी तरीके से, और हमको पूरी तरीके से डिस्ट्रॉट कर देता है और हमें परेशान कर देता है। तो वो हमारे लिए यूजलेस है, क्योंकि उससे हमारी कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती, और हार्मफुल इसलिए है क्योंकि वो हमारी एनर्जी वेस्ट कर देता है। तो हमें एविल फीलिंग को पहले रिकॉर्ड करना है। जैसे ही एविल फीलिंग आए, तुरंत डायरी में नोट कर लेना है या मोबाइल में नोट कर लेना है कि उसको नाप तोल के देखना है, टटोल के देखना है कि उसका इमोशनल टेस्ट कैसा है, और उसको नोट बना लेना है कि हाँ, ये एविल फीलिंग आ गई, इसका इसका पूरा सेल्फी ले लेना है, ठीक से उसको ऑब्जर्व कर लेना है। जब आप ठीक से उसको ऑब्जर्व कर लेंगे तो इसे कहेंगे इनर एल्बम बनाना। तो इस तरीके की 4-5 फीलिंग्स होती हैं, बस उनको एकदम ठीक से ऑब्जर्व कर लेंगे। जैसे ही वो फीलिंग आएंगी, तुरंत अलर्ट हो जाएंगे, एकदम एकदम रॉक की तरह बन जाएंगे। जैसे चट्टान होती है, वो बिल्कुल हिलती डुलती नहीं है, बस उसी तरीके से। मतलब हिलती डुलती नहीं का मतलब ये नहीं कि आप हिलना डुलना बंद कर देंगे। कहने का मतलब ये है कि फीलिंग के जाने का इंतजार करेंगे, फीलिंग के साथ नहीं बहेंगे, फीलिंग के साथ अपने चित्त को नहीं जाने देंगे। तो इस तरीके से साक्षी भाव मेंटेन करेंगे एविल फीलिंग्स के चलते। तो ये है मेरा टिप 1। टिप 2 जो है, वो समझिए बात को कि आप ये पहले समझिए कि जो नार्सिसिस्टिक ओवर थिंकिंग होती है, नार्सिसिस्ट के द्वारा दी गई ओवर थिंकिंग है, वो आम ओवर थिंकिंग से अलग है। क्यों आम ओवर थिंकिंग से वो अलग होती है? क्योंकि आम ओवर थिंकिंग तो वर्बली चलती है, शाब्दिक रूप से, लेकिन नार्सिसिस्ट चूंकि इंस्टिंक्टिवली हमें इस तरीके से चोट पहुंचाता है, हमारे कुछ जो सर्वाइवल मैकेनिज्म है उसके ऊपर हिट करता है, तो इस वजह से हम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तो जब कोई हमारे सर्वाइवल मैकेनिज्म के ऊपर हिट करता है, और नार्सिसिस्ट हमें सर्वाइवल के ऊपर हमारे हिट करता है, तो जब वो हमारे सर्वाइवल के ऊपर हिट करता है, तो फिर ये हिट ऑर्डिनरी हिट नहीं रहती है, ऑर्डिनरी चोट नहीं रहती। तो वो व्यक्ति अपनी सेल्फ इमेज को ही हमें डोनेट कर देता है, हमारे माइंड को के अंदर अंदर इंजेक्ट कर देता है, इंजेक्शन से दे देता है अंदर। तो जब हम उसकी सेल्फ इमेज को हम ले लेते हैं अपने अंदर, तो फिर एक ड्रीम लाइक सिचुएशन पैदा हो जाती है। जब हमें ड्रीम लाइक सिचुएशन पैदा हो जाती है, तो उसमें नार्सिसिस्ट ना सिर्फ वो हमें पहले फिजिकली उल्टा सीधा बोलता था, बल्कि जब वो चला जाता है तो उसकी जो मेंटल इमेज है वो हमारे साथ उल्टा सीधा बोलना शुरू कर देती है। तो हमारा जो माइंड का थिएटर है, जिसे हम कहते हैं कार्टेशियन थिएटर, वो माइंड के थिएटर के अंदर नार्सिसिस्ट जो है, वो एक्चुअल नार्सिसिस्ट के चले जाने के बाद भी उसका जो जो इमेज है, वो इमेज हमको उल्टा सीधा बोलती रहती है, और इमेज हमको परेशान करती रहती है। तो इसलिए हमें ये याद रखना चाहिए हमेशा कि नार्सिसिस्ट की किस प्रकार से सेल्फ इमेज आएगी, और किस तरीके से वो अपनी इमेज को हमारे अंदर वो कर देता है, जबकि वो है कुछ नहीं, वो है सिर्फ एक मेंटल इमेज ही। लेकिन चूंकि चोट गहरी देता है वो, इसलिए वो मेंटल इमेज हमारे अंदर चली आती है। तो फिर हमें बहुत सतर्क रहना है कि हमें ये जानना है कि ये सिर्फ वर्बल नहीं है, बल्कि ये मेंटल इमेज भी आ गई है। इसलिए हमको जब उसकी मेंटल इमेज जो है वो हमको परेशान करे, हमारे माइंड के थिएटर के अंदर हमको चोट पहुंचाए, हमें दुख दे, तो हमें तुरंत अलर्ट हो जाना चाहिए कि ये जो मेंटल इमेज है, ये सिर्फ एक शब्द ही है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। तो हमें उससे प्रभावित नहीं होना है, उससे हमें न्यूट्रल रहना है उसके प्रति, उसको सिर्फ एक थिएटर की तरीके से देखते रहना है, उस ऑडियंस की तरीके से रहना है, स्टेज पे जाके खुद पार्टिसिपेट नहीं करने लग जाना है। तो ये दूसरा मैं टिप आपको बता रहा हूँ कि
जो उसने मेंटल इमेज हमारे अंदर प्रोजेक्ट कर देता है, जिस मेंटल इमेज की वजह से हमारा बहुत दुखद हो जाती है ये ओवर थिंकिंग, उसको हमें माइंड के थिएटर में जब वो सेल्फ इमेज जो है वो अपनी एक्ट कर रही हो नार्सिसिस्टिक एक्ट्स, तो हमें चुपचाप ऑडियंस की तरीके से न्यूट्रली उसको देखना है और उसमें जाकर के पार्टिसिपेट नहीं करना है और अलग डिस्टेंस बना करके रखना है। और हो सके तो एक डायरी भी रखना है जिसमें कि वो जो जो भी जैसा चल रहा है उसको वैसा ही लिखना, तो उससे हम थोड़ा दूरी बना पाते हैं। तो ये दूसरी टिप है कि जो उसकी सेल्फ इमेज, प्रोजेक्टेड सेल्फ इमेज है, उसको एक ऑडियंस की तरीके से सिर्फ ट्रीट करना और उसके ड्रामा में पार्टिसिपेट नहीं करना। जो मेंटल थिएटर में वो ड्रामा चलाता रहता है उसमें पार्टिसिपेट नहीं करना, उसको सिर्फ नॉन वर्बली देखते रहना फिल्म की तरीके से, और फिल्म के जाने का इंतजार करना, उसको सिर्फ विटनेस करना। तो ये दूसरी टेक्निक है। जो तीसरी टेक्निक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको सबको समझना चाहिए और उसमें सबसे बड़ा डिसेप्शन भी छुपा रहता है। वो ये है कि जब भी कोई फीलिंग आती है, तो अगर मैं सरल शब्दों में आपको बात करूं तो फीलिंग के अंदर जो होता है एक दरवाजा होता है, और ये आपके पास ऑप्शन होता है कि आप फीलिंग के दरवाजे से फीलिंग के अंदर प्रवेश करते हैं कि नहीं। अगर आप फीलिंग के दरवाजे से फीलिंग के अंदर प्रवेश कर जाते हैं, तो फीलिंग के दरवाजे से अगर फीलिंग के अंदर चले गए तो वहां पे टाइम अलग होता है, और फीलिंग के दरवाजे के अगर बाहर हैं तो वहां पे टाइम अलग है। तो फीलिंग के अंदर जब चले गए तो वहां पे मनोवैज्ञानिक या मानसिक समय होता है या साइकोलॉजिकल टाइम वहां पे होता है, और फीलिंग के बाहर अगर रहेंगे तो वहां पे क्लॉक टाइम होता है, घड़ी के हिसाब से होता है। तो इससे क्या फर्क पड़ेगा, अगर मान लीजिए कोई फीलिंग आई, एविल फीलिंग आई और आप उसके दरवाजे के अंदर प्रवेश कर गए, फीलिंग के अंदर चित्त को अपने जाने दिया आपने, तो क्या होगा कि अब आप क्लॉक टाइम में नहीं रहे, आप मानसिक समय में चले गए, साइकोलॉजिकल टाइम में चले गए। तो साइकोलॉजिकल टाइम बहुत बड़ा हो सकता है जबकि क्लॉक टाइम बहुत छोटा हो सकता है। हो सकता है कि वो फीलिंग 1 ही मिनट रहे, लेकिन जब आप उसके अंदर चले गए तो अंदर जाके आप ऐसा महसूस होगा आपको जैसे कि वो फीलिंग बहुत लंबे समय से है, चौबीसों घंटे है। तो आप ऐसा अगर ऑब्जर्व करेंगे तो आप देखेंगे कि ड्रीम में भी ऐसा ही होता है कि ड्रीम में जब आप एंटर कर जाते हैं तो उस ड्रीम के अंदर आप 50 साल से रह रहे होते हैं, जबकि ड्रीम का के बाहर से अगर आप ड्रीम को ऑब्जर्व करें तो आप पाएंगे कि ड्रीम बहुत थोड़े ही समय के लिए होती है, 1 आध मिनट के लिए ही होती है, एक एक डेढ़ दो 2 मिनट के लिए ड्रीम होती है। लेकिन ड्रीम के अंदर एंटर कर गए तो फिर आपको लगेगा कि अरे आप तो उसके अंदर 50 साल से रह रहे हैं, आपके परिवार पूर्वज सब उसके अंदर है, तब आप काफी लंबे समय तक रहते हैं। ठीक है, ऐसे ही वेकिंग स्टेट में फीलिंग्स के साथ भी होता है, जागृत अवस्था में जो फीलिंग्स आती हैं उनके साथ भी ऐसा होता है। अगर आप फीलिंग के अंदर एंटर हो गए तो आपको लगेगा कि आप तो चौबीसों घंटे से सोच रहे हैं, क्योंकि फीलिंग के अंदर का जो साइकोलॉजिकल टाइम है वो उस 1 मिनट को 24 घंटे का बना देता है। और जबकि अगर आप फीलिंग से बाहर रहे तो आप पाएंगे कि एक कुछ ही मिनट, कुछ ही सेकंड्स में वो फीलिंग चली गई। तो इसलिए ये भी एक भ्रम है कि हम किसी के बारे में चौबीसों घंटे सोचते हैं, क्योंकि आप किसी के बारे में चौबीसों घंटे सोच ही नहीं सकते। आपके साथ गलती क्या होती है कि आप जो है चूंकि फीलिंग के अंदर चले जाते हैं और मानसिक समय जो फीलिंग का पाते हैं कि चौबीसों घंटे से वो फीलिंग चल रही है, वहां फीलिंग के अंदर जाके देखते हैं और आपकी मेमोरी उसको कैच कर लेती है, तो आपको लगता है कि आप चौबीसों घंटे सोच रहे हैं। जबकि अगर आप उसके अंदर नहीं जाएंगे, बाहर से ही फीलिंग को देखेंगे आता जाता हुआ, तो आप पाएंगे कि फीलिंग कुछ ही सेकंड्स के लिए आई और उसके बाद चली गई। तो कभी फीलिंग के अंदर प्रवेश मत कीजिए, तो आप पाएंगे कि आप चौबीसों घंटे नहीं किसी के बारे में सोचते हैं। ये एक भ्रम है कि हम चौबीसों घंटे सोचते हैं। तो जब भी आपके दिमाग में ये आए सवाल कि मैं चौबीसों घंटे इस व्यक्ति के बारे में क्यों सोचता हूँ, तो आप समझ जाइए कि ये एक भ्रम है, क्योंकि आप चौबीसों घंटे किसी के बारे में नहीं सोच सकते। ये सिर्फ फीलिंग के अंदर एंटर होने की वजह से भ्रम पैदा हुआ है, मानसिक समय की वजह से भ्रम पैदा हुआ है। तो बस आप इससे अलग रह करके अपने आप को देखिए, यानी फीलिंग के दरवाजे के अंदर एंटर मत होइए, फीलिंग के साथ अपने आप को जोड़िए मत, चित्त को फीलिंग के साथ मत जाने दीजिए, फीलिंग के साथ आइडेंटिफाई मत कीजिए। और फिर जो सबसे इम्पोर्टेंट टेक्निक है जो मैं जिसे हमेशा बताता हूँ वो है जाप करना। जब आप जाप करते हैं तो आपका मन एक समय में एक ही काम चूंकि आपका माइंड कर सकता है, तो जब आप जाप करते हैं ओम नमः शिवाय बोलेंगे, मान लीजिए नेगेटिव फीलिंग आते वक्त ही बोलना है सिर्फ,
तो उस वक्त क्या होगा कि आपका जो माइंड है वो चूंकि जाप में लग जाएगा, इसलिए वो नेगेटिव फीलिंग नहीं चला पाएगा। तो उसी परिस्थिति में आप अच्छा महसूस करेंगे, और आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है जिसने इस तरीके की फीलिंग्स बनाई हुई हैं, वो भी धीरे धीरे फिल्टर आउट होता जाएगा और धीरे धीरे एविल फीलिंग्स आना बंद हो जाएंगी। और इसके साथ मैंने प्राणायाम इत्यादि के बारे में भी मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ, क्योंकि जब प्राणायाम आप करते हैं तो चूंकि आपकी जो ब्रीदिंग पैटर्न है वो आपके फीलिंग पैटर्न से जुड़ा होता है। तो जब आप जर्क ब्रीदिंग करते हैं तो आपका फीलिंग पैटर्न ब्रेक हो जाता है, ब्रीदिंग पैटर्न ब्रेक हो जाता है, जिससे कि आपकी फीलिंग का भी पैटर्न चेंज हो जाता है, तो थिंकिंग का भी पैटर्न चेंज हो जाता है। तो आप एक नए तरीके से सोच पाते हैं। और डीप ब्रीदिंग जब आप करते हैं थोड़ा, तो उससे क्या होता है आपके अंदर एनर्जी भी आती है। तो आप ये सब जब ये 4 मेन टिप्स अगर आप फॉलो करेंगे तो आप ओवर थिंकिंग से सब्सटेंशियली लड़ सकते हैं।